कैसे में बदलकर जितना मर्जी पूछे, पर क्यों के सवाल नहीं पूछे। इसके बाद एक और कैटेगरी के सवाल होते हैं जो सवाल होते तो हैं पर सवाल जैसे लगते नहीं। वो कौन है? वो है डिस्कशन पॉइंट्स। जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए, अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताइए, अपने शहर के बारे में कुछ बताइए। और ये सबसे खूबसूरत होते हैं क्योंकि ये सवाल जैसे लगते नहीं तो किसी भी तरीके से डराते। तो ये जो डिस्कशन पॉइंट्स हैं इनका जितना मर्जी यूज करिए, ये सबसे ज्यादा यूज होना चाहिए। तो सेशन की शुरुआत में जो पहला सेशन है, ओपनिंग सेशन है, फर्स्ट इंटरैक्शन है, वहां पर हम पहला सवाल क्या पूछेंगे बताइए। सिर्फ बताइए या हाँ बताइए, यस टेल मी, वहां से शुरू। सो हमने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया क्लाइंट को अपनी बात कहने के लिए, वो कुछ भी किसी भी विषय पर अपनी बात कह सकते। क्वेश्चंस में आपका ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस ना पूछें, क्वेश्चंस जितने कम हो उतना अच्छा है। एक बार में एक क्वेश्चन पूछें, उसका जवाब ले लें, फिर अगले पर चलें। एक साथ अगर 4 सवाल पूछ दिए तो हो सकता है क्लाइंट उस स्पीड में प्रोसेस नहीं कर पाए या डर। आमतौर पर जब बहुत ज्यादा सवाल बार बार पूछे जाते हैं और खासतौर से क्यों के सवाल पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चनिंग की प्रक्रिया है वो इंटरोगेशन में कन्वर्ट है। यानी जो आपकी जिज्ञासा है वो पूछताछ में कन्वर्ट। और जैसे ही इंटरोगेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो अगर हमको काउंसलिंग करनी है तो इंटरोगेशन का प्रोसेस नहीं होने देना है, इंटरोगेट नहीं करना। सो क्वेश्चंस जानकारी लेने के लिए हो तो एक सवाल पूछें, उसका जवाब लें, फिर अगला सवाल पूछें, फिर जवाब लें, फिर उसका अगला सवाल पूछें। और डिस्कशन पॉइंट्स या स्टेटमेंट्स बेटर है हमेशा क्वेश्चंस। जैसे टेल मी मोर अबाउट इट, इस बारे में बताइए, इसको थोड़ा और विस्तार से बताइए, एक्सप्लेन इट। और एक अच्छा आइडिया है कि प्रोब्स को, स्टेटमेंट्स को एंड रिफ्लेक्शन को मिक्स करके पूछें। आप पूछेंगे रिफ्लेक्शंस क्या हैं, तो हम इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। प्रोब्स हमने आपको बता दिए, स्टेटमेंट्स या डिस्कशन पॉइंट्स भी बता दिए और क्वेश्चन भी बता दिए। वाई के क्वेश्चंस मैंने बताया कि ये जजमेंटल हैं। क्लाइंट को मालूम भी नहीं होता कि वाई का मतलब क्या है, और एंडलेस। वाई के सवाल हैं, दे आर एक्चुअली बैड क्वेश्चंस और उनको अवॉइड करना। क्वेश्चंस कौन से हैं? ओपन एंडेड, जैसे हमने बताया। कई बार फ्लफ भी होता है। फ्लफ मीन्स इट्स नॉट एक्चुअली अ क्वेश्चन, ये कोई सीधे सवाल नहीं है, सिर्फ स्पेस भरने के लिए। जैसे अच्छा है, इट्स ओनली अ स्पेस फिलिंग क्वेश्चन। तो ये क्या करता है, मुद्दे पर आने नहीं देता, डिरेल करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इससे भी बचना चाहिए। क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग ये क्वेश्चनिंग का आगे का हिस्सा है। तो आप ये एक तरीके से रिपीट करना है अपनी बात को, चेक करने के लिए कि जो आपने समझा वो सही है या नहीं। इसको पैराफ्रेज भी आप कह सकते हैं। जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ भी आपने समझा, उसके पीछे जो अंडरलाइंग मैसेज है, उस मैसेज को पकड़ना है। फिर आपको वहां पर क्लाइंट के साथ चेक करना है कि देखो मुझे लगता है कि आपने ये बताया, तो मैंने सही समझा या नहीं आपको। मान लीजिए क्लाइंट कहता है कि मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे बहुत चिंता रहती है, मेरा काम कैसे चलेगा, कोरोना के टाइम में मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, एग्जाम कैसे दूंगा। तो हमने
कहा कि अच्छा ठीक है, जो आपने बताया उससे मुझे ये समझ में आया कि कोरोना के कारण आपको एंजाइटी हो रही है कि आप आगे अपने करियर को कैसे परस्यू करेंगे, अपनी स्टडीज को कैसे परस्यू करेंगे। इज दैट राइट? तो इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि क्लाइंट को समझ में आता है कि जो आपने कहा और जो क्लाइंट ने कहा दोनों सेम चीजें हैं, पहली तो ये। और दूसरी ये कि जो आपने कहा, जो क्लाइंट ने कहा, उसको आपने एज इट इज समझने की कोशिश भी करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लंबा लंबा डायलॉग बोलते हैं या पूरी पूरी बात एक 2 मिनट 3 मिनट में कही, उसको हम समराइज करते चलते हैं। अब सेशंस का भी समराइजेशन करते हैं। ये जो बीच बीच में समराइजेशन होता है, इसको हम पैराफ्रेज करना पड़ेगा। और जो एक पूरे थीम को हम जब समराइज करते हैं तो उसको समराइजेशन। एक बार ऐसा लगता है डेडलॉक आ गया, क्लाइंट घूम घूम के एक ही बात बता रहा है, तो वहां पर भी हम समराइज कर सकते हैं जिससे क्लाइंट एक नई थीम पर शिफ्ट। कई बार हम समराइज करते हैं, क्लाइंट को उससे एक नया पर्सपेक्टिव दिखता है कि अच्छा ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। तो समराइजिंग एंड क्लैरिफाइंग। नॉन वर्बल्स, नॉन वर्बल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि जितना हम बोलते हैं उसका 3 गुना करें बिना बोले कम्युनिकेट करें। वर्बल कम्युनिकेशंस आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट के जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो कई चीजें बताते हैं। जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है उस पर कितना आप विश्वास करेंगे, कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, बहुत सारी चीजों को आप वहां पर, किन चीजों से हेजिटेंट है, किन चीजों से वो बात अपनी कह पा रहा है। और काउंसलर अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बताता है कि हम कितना आपकी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कितना आपके साथ हम कनेक्टेड हैं। तो दोनों तरफ से बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आई कांटेक्ट है, अपीयरेंस है, जेस्चर्स हैं, स्पेशल बिहेवियर एंड पोस्चर्स। इनके बारे में हम लोग बात कर लें थोड़ी। वर्बल से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हमको मूड पता चल जाता है कि आदमी का इसमें मूड कैसा है। कई बार आप किसी को देखते हैं और देखते ही समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी गुस्से में है। कैसे आता है? सिर्फ देख के, और कई बार बिना देखे भी। नॉन वर्बल क्यूज। दूसरा क्या है, उसका इनर स्टेट क्या चल रहा है, आप उसके बारे में भी समझ सकते हैं। मेंटल स्टेटस कैसा है, कितना वो लॉस्ट है, कितना वो प्रेजेंट में है, वो आपको जो वो बोल रहा है और जो उसके मन में चल रहा है, जो उसकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उसके बीच का जो रिलेशन है वो भी आप समझ सकते हैं, कितना कनेक्टेड है। कुछ अनकॉन्शियस रिएक्शंस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। डिस्ट्रेस कितना है वो भी आपको नॉन वर्बल से। जैसे एग्जांपल लें, कोई गुस्सा है तो किस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरीके के बिहेवियर्स होंगे, किस मैनरिज्म्स होंगे, पोस्चर्स होंगे। एक डरे हुए आदमी का कैसे होगा, उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसके जेस्चर्स, पोस्चर्स, इसकी टोन कैसी है। खुश आदमी का, सैड आदमी का, आप आपस में और एक लिस्ट बनाए यहाँ पर। जो एंग्री है वो किस तरीके के नॉन वर्बल बिहेवियर शो करेगा, जो फियरफुल है, जो हैप्पी है, एंड जो सैड। अब काउंसलर के नॉन वर्बल्स पे आते हैं। तो हमने बताया वो ये कि क्लाइंट में क्या क्या रीड करना है, अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज में किन चीजों का। सबसे पहली क्या है, शोल्डर। शोल्डर का मतलब सिटिंग स्क्वायर। सिटिंग स्क्वायर का मतलब होता है कंधे सीधे एंड फेस टू फेस। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में सिर्फ राइट एंगल होता है और कोई एंगल नहीं। तो जब आप स्क्वायर होकर बैठते हो तो आप क्लाइंट को ये मैसेज देते हो कि सी आई हैव नो एंगल टू योर स्टोरी। आपकी कहानी में मेरा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं।
आप जो कह रहे हो, जैसे कह रहे हो, मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहा हूं और एज इट इज समझ रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि आप अपनी बात कह रहे हो और अचानक से कोई ऐसे एंगल बना ले या ऐसे तिरछा हो जाए। तो जैसे ही आप अपनी बात कंप्लीट करेंगे, आप गेस करिए कि उसका पहला शब्द क्या होगा, पहला शब्द क्या बोलेगा। पहला शब्द आएगा बट, लेकिन। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात से एग्री तो हैं, लेकिन क्योंकि उस स्टोरी में जो आपने उससे कही है उसका अपना एक एंगल है, और ये एंगल हमारी बॉडी लैंग्वेज के एंगुलर पोस्चर से कम्युनिकेट है। तो एक काउंसलर के रूप में हमको सबसे पहले स्क्वायर होकर बैठना सीखना। स्टैंडिंग भी हो सकती है, स्क्वायर स्टैंडिंग, अगर मान लीजिए खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं। दूसरा है ओपन। ओपन पोस्चर का मतलब आंखें खुली, हाथ खुले, पैर खुले, देयर इज नो क्रॉस इन द बॉडी। क्रॉस का मतलब आई एम क्लोज्ड। आप किसी से बात करते रहिए और अचानक से वो ऐसे कर ले, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी डिस्कनेक्ट हो गया। जो मर्जी आप कहते रहो, मेरे पास तक आपकी बात नहीं पहुंची। सो ओपन पोस्चर से हम कम्युनिकेट करते हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हो वो एज इट इज मेरे पास आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है, एंड आई एम ओपन टू एनीथिंग। इट मे बी गुड, बैड, अगली और बर्गर। किसी भी बात को सुनने के लिए हम तैयार हैं। आई एम ओके, आई एम रेडी टू लिसन। सो ओपन पोस्चर। थर्ड इज लीनिंग। लीन करना, झुकना, मुखातिब होना। जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, किसी के बारे में फोकस होते हैं, ध्यान से सुन रहे होते हैं, तो आप उसकी तरफ मुखातिब होते हैं, लीन करते हैं। सो क्लाइंट की तरफ अगर आप लीन कर रहे हैं, अंग्रेजी में एक सेइंग है कि आई वाज टेकन अबैक। टेकन अबैक का मतलब कि लीन कर रहे थे पर वापस चले गए, शॉक, डिस्कनेक्ट हो गए। देन आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट्स आर वेरी वेरी। तो आई कॉन्टैक्ट कैसा हो? 2 मिनट, 4 मिनट, रेगुलर, ब्रोकन, कैसा? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का। ऐसे ऊपर की तरफ देखें 45 डिग्री के एंगल पे रफली। और जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, उन विचारों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जो कुछ भी चल रहा है, कोई चिंता नहीं, जस्ट ऑब्जर्व करें। अब ऐसे नीचे की तरफ देखें, फर्श की तरफ, और जो भी विचार आपके मन में चल रहे हैं, उन विचारों को ऑब्जर्व करना। अब मुझे बताइए कि क्या इन दोनों विचारों में कोई अंतर है या नहीं? दोनों में सेम विचार आ रहे हैं? नहीं, आ ही नहीं सकते। आई कांटेक्ट का बड़ा रोल है। सो अगर हमारा आई का लेवल ऊपर की तरफ है तो फ्यूचरिस्टिक थॉट्स आते हैं, और अगर नीचे की तरफ है तो पास्ट के थॉट्स। सो पास्ट के थॉट्स सैड करते हैं, डिप्रेस करते हैं। फ्यूचर के थॉट्स एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर हमारे और क्लाइंट के बीच में, मान लीजिए क्लाइंट खड़ा होकर बात कर रहा है और हम बैठे हुए हैं, तो हम कहाँ देख रहे हैं? हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, क्लाइंट नीचे की तरफ। या हम खड़े हुए हैं और क्लाइंट हमसे नीचे है,
तो रिवर्स हो जाएगा। एक अच्छा आई कांटेक्ट कैसा होगा? पैरेलल, पैरेलल टू द ग्राउंड। जब पैरेलल होंगे तो ना हम फ्यूचर में है ना क्लाइंट फ्यूचर में, दोनों लोग प्रेजेंट में हैं, हियर एंड नाउ। इजी है। इसके अलावा अगर हम आई कॉन्ट्रैक्ट को बहुत लंबे समय तक मतलब 8-10 सेकंड से ज्यादा होल्ड करते हैं तो ये स्टेयरिंग हो जाता है, घूरना हो जाता है, ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। तो स्टेयरिंग नहीं करना। फिर क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे आई कॉन्टैक्ट हर 8 से 10 सेकंड के बीच। ब्लिंक करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे आई कॉन्टैक्ट, फिर वापस, फिर शिफ्ट करेंगे, फिर वापस। पर कितना शिफ्ट करेंगे? मैक्सिमम 1 से 1.5 फीट। इससे ज्यादा शिफ्ट भी नहीं करना, नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ये तो हुई काउंसलर की बात। और क्लाइंट अगर ऊपर देख रहा है, इसका क्या मतलब? याद करिए एग्जाम का टाइम, जब सवाल का आंसर भूल गए थे और ऊपर देखने लगे थे। क्यों ऊपर देख रहे थे? ऊपर तो कुछ नहीं था। यानी जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हम एंशियस हो रहे हैं, और क्लाइंट अगर ऊपर देख रहा है ऐसे, तो इसका मतलब उसको एंजाइटी हो रही है। चेक करना है। नीचे देख रहा है तो सैड हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, चेक करना है। यानी क्लाइंट के आई कांटेक्ट के लेवल को देखकर भी हम ये समझ सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। और 5वां है रिलैक्स। रिलैक्स मतलब हमें कोई जल्दी नहीं। अगर जल्दी में है तो काउंसलिंग ना करें प्लीज, टाइम दे दें, बात नहीं। आमतौर पे हमने ये भी देखा है कि कई बार हम जल्दी में नहीं होते, हम टाइम जितना देना है उतना ही देते हैं, पर हम बोलते हैं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से ये कर लो, जल्दी से ये कर लो, हरी वाली करी, तो वो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि उससे मैसेज ये जाता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं हमारी बात को पूरी तरीके से सुनने और समझने। सो इस हैबिट को भी बदलना होगा। डिस्ट्रैक्टर्स का यूज कर रहे होते हैं, मान लीजिए बार बार हम घड़ी देख रहे हैं, बार बार फोन चेक कर रहे हैं, इससे भी मैसेज जाता है कि आप रिलैक्स। तो आपको 20 मिनट बैठना है, आधे घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, जितनी देर भी आपको काम करना उतनी देर करेंगे, लेकिन विदाउट डिस्ट्रैक्शन, फोकस के साथ। और ये हड़बड़ी या जल्दबाजी दिखाने वाले साइंस एंड वर्ड्स का यूज नहीं करें। ठीक, आगे चलें। आपको एक्टिविटी देते हैं, करके देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड यू विल लर्न, यू विल डेवलप न्यू इनसाइट्स। लॉकडाउन है तो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए टेलीफोन गेम है। जो गेम है वो चाइनीज विस्पर का गेम है, पर ये आप खेलेंगे टेलीफोन के माध्यम से। आप अपने किसी दोस्त को फोन करेंगे और उसको कोई स्टोरी सुनाएंगे, 1 से 2 लाइन में, बहुत लंबी नहीं, और उसको एक सीक्वेंस देंगे कि इस सीक्वेंस में आपको आगे इसको पास करते जाना। यानी वो अगले आदमी को फोन करेगा और फिर वो अगले आदमी को फोन करेगा और 8-10 लोगों के थ्रू होते होते वो आपके पास वापस आ जाएगा। एंड यू विल सी कि आपने जो स्टोरी बताई थी उस स्टोरी का कुछ तो ऐसे में हमें एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करना है, और जो भी तक हमने आपको स्किल्स बताई वो इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने में मदद करती है। जब आप पैराफ्रेज करते हो, जब आप समराइज करते हो, जब आप प्रोब करते हो, आप एक्यूरेसी मेंटेन।
ओके।